हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ का फर्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा होने वाला है फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में। स्टार्टिंग हम फैक्ट्रीज एक्ट के साथ कर रहे हैं, इसके बाद बाकी के जो दो एक्ट्स हैं वो फिर हम इसके बाद कवर कर लेंगे बाकी के वीडियोज़ के अंदर। तो जो फैक्ट्रीज एक्ट है, इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्ट्स के बारे में और इसके सेलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल फैक्ट्रीज एक्ट बेसिकली होता क्या है और क्या-क्या बेसिकली हम इस एक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक टाइप का इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं कि हो सकता है ये। एंड इसी के साथ हम आज की वीडियो के अंदर डेफिनेशंस भी कवर कर लेंगे जो भी फैक्ट्रीज़ एक्ट के अंदर हैं। बेसिकली जो भी टर्म्स हैं ऐसी जो कि डिफ़िकल्ट हैं, जो कि सिर्फ़ फैक्ट्रीज़ एक्ट के लिए ही एप्लीकेबल हैं, समझने के लिए हैं कि फैक्ट्रीज़ एक्ट में जो टर्म है उसका मीनिंग क्या है, उसको डिटेल में हम इसी वीडियो के अंदर आज के कवर कर लेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। आई होप कि आप सभी अपने घर पे प्यार से होंगे, अच्छे से होंगे और खुश होंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट्रीज एक्ट का इंट्रोडक्शन। बेसिकली फैक्ट्रीज एक्ट ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट करा था ताकि वर्कर्स को प्रोटेक्ट करा जा सके फैक्ट्रीज के अंदर। एंड इसको फर्स्ट टाइम फोर्स में लेकर आए थे 1 अप्रैल को अ, 1949 के अंदर। तो अब जैसे 1 अप्रैल को जैसे अप्रैल फूल डे मनाते हैं ना, तो उसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट जो है 1 अप्रैल 1949 को इसको फोर्स में लाया गया था और इसको इनैक्ट तो 1948 में ही कर दिया था, बट इसको फोर्स में लाने के लिए 949 आ गया था। ठीक है, अब बेसिकली ये जो एक्ट है ये अप्लाई होता है फैक्ट्रीज के ऊपर, जो भी फैक्ट्रीज जहाँ पे पावर का यूज़ हो रहा है और वहाँ पर अगर 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ अगर वर्क कर रहे हैं, मतलब 10 या 10 से ज़्यादा अगर वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ पे पावर का यूज़ हो रहा है, कि मतलब कोई भी तरीके की पावर का यूज़ हो रहा है, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी का या कोई भी और तरीके की पावर का यूज़ हो रहा है, तो इन दैट केस उसको हम फैक्ट्री कह सकते हैं। या फिर अगर पावर का यूज़ नहीं हो रहा, तो वहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं, तो इन दैट केस हम उसको फैक्ट्री कंसिडर कर सकते हैं। तो उन सभी फैक्ट्रीज़ के ऊपर ये अप्लाई होता है, जो कि इन 2 कैटेगरी के अंदर फ़ॉल करती हैं। अब देखो इसके अंदर हम थोड़ी-सी एड्स की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जो फैक्ट्रीज़ एक्ट है, इससे पहले भी एक फैक्ट्रीज़ एक्ट आया था 1934 के अंदर, बट वो आउटडेटेड था और वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था। दैट इज़ व्हाई उसको रिप्लेस कर हम जो अभी करंटली हम एप्लीकेबल होता है सारे वर्कर्स के ऊपर, वो फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 है। क्योंकि देखो इंडिपेंडेंस के बाद भी काफ़ी सारे जो रूल्स हैं वो चेंज हुए हैं, डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुआ है, व राइट्स वगैरह आए हैं, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके बाद ये एक्ट जो है इसको लाया गया था, तो इंडिपेंडेंस के बाद। तो इस तरीके से इस वजह से जो है उस वो पहले वाला जो एक्ट था वो थोड़ा आउटडेटेड था और स्ट्रिक्ट नहीं था। तो इस वजह से ये नया एक्ट लाया गया, जो कि सारे के सारे इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है। एंड टोटल इस एक्ट के अंदर 11 चैप्टर्स हैं एंड 120 इसमें एक्ट्स दिए गए हैं दैट आर रफली डिवाइडेड इनटू टॉपिक्स, जैसे हेल्थ मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं और वर्किंग आवर्स हैं। तो इन सब के बारे में और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्कमैन वुमेन एंड द यंग पर्सन्स, तो उनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये जो एक्ट है ये सारे के सारे फैक्ट्रीज़ के ऊपर अप्लाई होता है एंड इट इज़ कंपल्सरी फॉर द फैक्ट्रीज़ टू रजिस्टर एंड ऑब्टेन अ लाइसेंस बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशंस। तो ज़रूरी है कि सारे के सारे फैक्ट्रीज़ जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाएँ और उनके पास में लाइसेंस होना चाहिए ऐसे फैक्ट्रीज़ को रन करने के लिए, फैक्ट्री के ऑपरेशंस को रन करने के लिए। तो वो सब चीज़ें इसमें बेसिकली बताई गई हैं। आई होप कि आपको यहाँ से थोड़ा-सा एक बैकग्राउंड मिल गया होगा इसका और एक इंट्रोडक्शन आपका मिल गया होगा आपको कि क्या-क्या हम इस बेसिकली फैक्ट्रीज़ एक्ट होता क्या है। अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो बेसिकली क्या-क्या हम इस एक्ट के अंदर पढ़ते हैं और उसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, या हम कह सकते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम इस एक्ट के अंदर पढ़ेंगे वर्कर्स की हेल्थ के बारे में। तो वर्कर्स की हेल्थ बेसिकली किस तरीके से इंश्योर होती है कि प्रॉपर क्लीन क्लीन हो, क्लीनलीनेस हो, हाइजीन हो और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट वर्कर्स को मिले। एंड जो भी वहाँ से डस्ट आ रहे हैं, फ्यूम्स आ रहे हैं, तो उन सबको प्रिवेंट करना। बेसिकली इन सबसे क्या होगा, जो भी डिजीज़ेज़ होती हैं आपके ऑक्यूपेशन से, तो वो सब प्रिवेंट करी जा सकती हैं एंड बाकी के जितने भी हज़ार्डियस एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली उनको भी प्रिवेंट करा जा सकता है। तो बेसिकली इस एक्ट का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि वर्कर्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, वर्कर्स की हेल्थ को इंश्योर करना, जिसके लिए कि उनको सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो इसकी जो प्रोविजंस हैं दैट आर गिवन फ्रॉम सेक्शन 11 से लेके 20 तक दिए गए हैं। तो वो हम आगे जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को, तब हम वहाँ पे अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। तो वर्कर की सेफ्टी को इंश्योर करना कि प्रॉपर वहाँ पे मशीन्स जो हैं वो प्रॉपर उनके पास में गार्डिंग हो मशीन्स को यूज़ करने के लिए, या और प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उनको पता हो कि एक्चुअल में उस मशीन्स को यूज़ किस तरीके से करना है। बिकॉज़ जब उनको पता होगा कि इन मशीन्स को यूज़ कैसे करना है और प्रॉपर गार्ड्स वगैरह इसके थ्रू वो अपने पहन कर
फिर उस मशीन्स को यूज़ करेंगे लाइक ग्लव्स वगैरह पहनकर, या फिर हम कह सकते हैं कुछ भी और, अगर कोई भी मतलब जहाँ पे ह्यूमन बॉडी का यूज़ होना, कोई मैकेनिकल वर्क है, तो इन दैट केस वो अपने प्रॉपर कोई अ, मतलब आर्म्स पे कुछ गार्ड्स पहन सकते हैं, या फिर कुछ नीज़ पे कुछ गार्ड्स पहन सकते हैं। सो व्हाटएवर जिस भी टाइप का वर्क है वहाँ पे, तो उस तरीके के गार्ड्स पहनकर, और प्रॉपर उनको ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए मशीन्स के बारे में कि किस तरीके से मशीन्स को यूज़ करना है, ताकि वर्क प्लेस पर जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उन सबको प्रिवेंट करा जा सके। एंड बेसिकली ये एनफोर्स करना कि सेफ्टी रूल्स जैसे फॉलो करे जाएँ, प्रोटेक्टिव गियर्स का वो यूज़ करें, एंड सारे के सारे इक्विपमेंट्स जो हैं प्रॉपर मेंटेन्ड होने चाहिए, कि हर एक जो इक्विपमेंट है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना, उसकी सर्विसेज़ जो है टाइमली करवाना, एंड चेक रखना कि कहीं कोई मशीन ख़राब हो रही है इन दैट केस, तो उसको टाइमली रिपेयर वगैरह करना। सो दैट इज़ कवर्ड अंडर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। हालाँकि ये जो हमारा टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, सिर्फ़ वर्कर्स हेल्थ के बारे में है, फिर वर्कर्स वेलफेयर के बारे में है। बट आप यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड से अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद आता है वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। सो वर्कर्स का जो भी वेलफेयर है उसको इंश्योर करना कि वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, वेलफेयर बेसिकली क्या होता है कि उनको सुख-सुविधाएँ देना बेसिकली वर्कर्स को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनको अच्छी ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ देना, प्रॉपर वहाँ पे वॉशरूम्स बने हों, स्पिटॉन्स के लिए अलग से प्लेस हो, उनको जो है कैंटीन्स प्रोवाइड करना, रेस्ट रूम्स प्रोवाइड करना, फर्स्ट एड्स प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके वेलफेयर को इंश्योर करती हैं वर्कर्स के। नेक्स्ट आता है इनकी वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करना। सो जितने भी गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी वर्किंग आवर्स को सेट करा गया है, उन्हीं के हिसाब से उनको वर्क करवाना। उससे ज़्यादा अगर एक्सीड करते हैं वर्क, तो फिर वो इल्लीगल वर्क मान लिया जाएगा, भले ही वो वर्कर के कंसेंट के साथ हो। तो ओवरटाइम तो बेसिकली उन्होंने प्रॉपर बताया हुआ कि इससे ज़्यादा ओवरटाइम नहीं हो सकता, तो उस उतना आप नहीं कर सकते, एंड प्रॉपर उन्होंने ये भी सारे प्रोविज़न्स बताए हैं कि कितने टाइम के बाद एक वर्कर जो उसको रेस्ट देनी ही पड़ेगी, एटलीस्ट कितने टाइम की रेस्ट उनको देनी पड़ेगी, और मैक्स टू मैक्स उनको कितने आवर्स तक वो एक फैक्ट्री के अंदर रह सकते हैं। और इसके अलावा हॉलिडेज़ की प्रोविज़न्स, तो वो सब कुछ जो है इस एक्ट के अंदर में बताया गया है। फिर इसके बाद आता है प्रोविज़न ऑफ द चाइल्ड लेबर। सो जो भी चाइल्ड लेबर्स हैं उनके रिलेटेड भी यहाँ प्रोविज़न्स बताए गए हैं, क्योंकि चाइल्ड लेबर जो हमें पता है कि बैन है हमारे इंडिया के अंदर, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स हैं वहाँ पर भी जो है जिस टाइम पर बच्चे जो है उनका मतलब स्कूल जाने का टाइम है जिस टाइम पर, तो उस टाइम पे अगर उनसे काम नहीं करवाया जा सकता है, एंड मैक्स टू मैक्स एक दिन के अंदर उनसे कितने आवर्स का काम करवाया जा सकता है, तो उसके रिलेटेड भी प्रोविज़न्स बताए गए हैं। सो बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स जो कि चिल्ड्रंस जो भी 14 ईयर्स से कम की एज के हैं, उनको चाइल्ड कंसिडर करा जाता है, एंड दे आर प्रोहिबिटेड ऑफ द चाइल्ड लेबर, तो उनसे काम नहीं करवाया जा सकता। दे आर नॉट कंसिडर्ड फिट फॉर द वर्क, राइट। सो नेक्स्ट इज़, अगर मान लो कि उससे बड़ी एज का भी अगर कोई पर्सन है, लाइक से 14 से लेकर अगर कोई मतलब 15 ईयर्स वो कंप्लीट कर चुका है, तो 15 से लेकर 18 ईयर्स के बीच के पर्सन को हम एडोलेसेंट कंसिडर करेंगे, तो वो काम कर सकता है, ही इज़ एप्लीकेबल। तो लेकिन उसके भी फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं, एंड वो काम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एक सर्टिफिकेट इशू करके, जो कि सर्टिफाइंग सर्जन्स के द्वारा उनको मिलेगा, तो वो सर्टिफिकेट्स इशू करके उसके बाद ही वो वहाँ पे काम कर सकता है। तो एक टाइप का ये बेसिकली ना एक टोकन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक टाइप का प्रूफ होता है कि उसको एक परमिशन मिला गया, उसको अलाउड है वहाँ पे काम करना। तो अगर कोई भी वहाँ पे इंस्पेक्टर्स आते हैं चेकिंग के लिए, तो इन दैट केस वो उनको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे अगर चाइल्ड लेबर नहीं हो रहा है, मतलब वो पर्सन जो भी बच्चा है वो फिट है वहाँ पे काम करने के लिए। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन विद सेफ्टी। सो वुमेन जो है उनको भी इंश्योर करा गया, उनके लिए सारे रूल्स वगैरह बनाए गए कि किस तरीके से वुमेन्स को अलाउड है, तो कितने आवर्स के लिए अलाउड है, उनकी सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखना, अगर नाइट वर्क है तो उसके रिलेटेड क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैटरनिटी रिलेटेड प्रोविजंस, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई हैं। फिर इसके बाद है लीगल कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट। तो बेसिकली जो ये फैक्ट्री का जो ये एक्ट है, ये सारे के सारे फैक्ट्रीज़ के ऊपर अप्लाई होता है, जैसे कि हम पहले भी कवर कर चुके हैं, 2 सिनेरियोज़ हैं। तो उन दोनों ही सिनेरियोज़ में फैक्ट्रीज़ के ऊपर ये अप्लाई होता है, एंड मेक्स द फैक्ट्री ओनर्स अकाउंटेबल फॉर द हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर मेजर्स के लिए। और इसके साथ-साथ इसको कंप्लाई किस तरीके से करा जाता है, इसका कंप्लायंस होता है इंस्पेक्शंस के थ्रू और पेनल्टीज़ के थ्रू। तो अगर कोई भी पर्सन जो है वो इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता, तो उसके ऊपर इंस्पेक्शंस हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं, और अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो इन दैट केस उसको पेनल्टीज़ भी लगती हैं। तो वो सब कुछ हम इस एक्ट के अंदर पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। सो इसके फीचर्स में भी वही चीज़ें आ जाएँगी, आप इसमें लिख सकते हैं कि हेल्थ मेजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें क्लीनलीनेस के बारे में है, वेंटिलेशन और टेम्परेचर कंट्रोल किस तरीके से रहेगा, और डस्ट एंड फ्यूम्स कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे कि डस्ट कितना होना चाहिए, कितनी डस्ट जो है वो हार्मफुल कंसीडर करी जाती है इन्हेलेशन के लिए, फ्यूम्स और गैसेस, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर सेफ्टी मेजर्स हैं इसके रिलेटेड कि जितने भी मशीन्स हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन होनी चाहिए,
एंड कोई भी हज़ार्डियस प्रोसेसेस हैं तो उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जाने, एक हैंडबुक उनको प्रोवाइड करना चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइंस उनको इशू करी जाएँ कि जिससे कि वो अपने हज़ार्डियस प्रोसेसेस को पूरे प्रिकॉशंस के साथ कंडक्ट कर सकें। ठीक है, जैसे कोई केमिकल्स या गैसेस, कोई एक्सप्लोजिव्स वगैरह का अगर यूज़ हो रहा है कहीं पे इंडस्ट्रीज़ में, तो प्रॉपर वहाँ पे सेफ्टी रूल्स इंश्योर होने चाहिए। फिर सेफ्टी गियर्स के बारे में भी इसमें कवर करते हैं कि जैसे गॉगल्स वगैरह या फिर हेलमेट्स या ग्लव्स और बाकी के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइडेड होने चाहिए वर्कर्स के पास। फिर आते हैं वेलफेयर मेजर्स। सो वेलफेयर मेजर्स के अंदर आता है कि वर्कर्स जो हैं उनको अपने पूरे कंफर्ट और उनके वेलबींग को इंश्योर करने के लिए प्रोवाइड करे जाते हैं, जैसे कैंटीन्स हो गई, शेल्टर्स एंड रेस्टरूम्स हो गए और फर्स्ट एड अप्लायंसेज हो गए, ये सब। फिर वर्किंग आवर्स आ जाते हैं कि मैक्सिमम जो वर्किंग आवर्स हैं एक पर्सन के वो 48 आवर्स से एक्सीड नहीं होने चाहिए पर वीक, और रेस्ट इंटरवल्स जो है उसको 5 आवर्स के बाद उसको काम मिल जाना चाहिए, 5 आवर्स के बाद उसको रेस्ट मिल जाना चाहिए, बेसिकली उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। ओवर टाइम के लिए उसको एक्स्ट्रा पे करना चाहिए, नॉर्मल वेज रेट से डबल बेसिकली होता है ये कि उसको ओवर टाइम वेजेस मिलते हैं। बेसिकली ये इसलिए होता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो एम्प्लॉयर है बेसिकली वो ज़्यादा काम ना करवाए वर्कर से, उसको भी थोड़ा पेन हो ना डबल पैसे देने के लिए अगर वो ओवर टाइम करवा रहा है, और वर्कर्स भी अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो उनको भी मेहनत करनी पड़ रही है ज़्यादा से ज़्यादा। तो बेसिकली दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए और वर्कर्स के वेलफेयर को ही ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सेट करा है कि ओवर टाइम वेजेस जो हैं डबल रहेंगी नॉर्मल वेज रेट से। सो दैट इज़ द थिंग। फिर इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्क वुमेन एंड द यंग पर्सन्स। सो जितने भी वुमेन हैं या फिर यंग पर्सन्स हैं तो उनके एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड भी यहाँ पे सारी प्रोविजंस बताई गई हैं। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, एडोलेसेंट्स काम कर सकते हैं 15 से 18 ईयर्स की एज तक फिटनेस सर्टिफिकेट नाम इशू करवाने के बाद। फिर बात है वर्किंग वुमेन वर्कर्स। तो वुमेन वर्कर्स के लिए भी इस तरीके से है, 7 PM से लेकर 6 AM के बीच में वो काम नहीं कर सकते, बट एक्सेप्शंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे ऐसा नेसेसरी है, अगर उनका प्रॉपर सेफ्टी वहाँ पे इंश्योर करी करी जाए तो। फिर बात है मैटरनिटी प्रोविजंस। तो उनके मैटरनिटी प्रोविजंस जो हैं प्रॉपर उनको जो है प्रेगनेंसी लीव्स वगैरह मिलनी चाहिए, एंड स्पेशल बेनिफिट्स भी वुमेन वर्कर्स को यहाँ पे दिए जा सकते हैं अंडर द रिलेटेड लॉज। फिर कुछ पेनल्टीज़ और वायलेशंस के बारे में है कि हैवी फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट्स जो हैं वो इम्पोज करे जा सकते हैं फैक्ट्री ऑनर्स के ऊपर जो भी इन रूल्स को ब्रेक करते हैं, और एडिशनल पेनल्टीज़ भी प्रोवाइड करी जा सकते हैं फॉर द रिपीटेड ऑफेंसेस, कि अगर बार बार कोई सेम ऑफेंस कमिट करते हैं तो उसको एडिशनल पेनल्टीज़ भी दी जा सकती हैं। सो इस तरीके से यहाँ तक तो हमारा ये पूरा कवर हो जाता है, इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स और इसके सारे के सारे हमारे प्रोविजंस कि जो कुछ भी हम इस फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आपको इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, तो उसमें आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा-सा मतलब ध्यान वाली बात, थोड़ा-सा ज़्यादा दिमाग वाली बात समझ लेते हैं, दैट इज़ द डेफिनिशंस, कि एक्चुअल में आपको ना इनमें कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि फैक्ट्री की भी डेफिनिशंस दो या फिर सर्टिफाइंग सर्जन की डेफिनिशन बताओ या इंस्पेक्टर्स की डेफिनेशन दो, तो ऐसी कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे आपको, ऑक्यूपायर की डेफिनेशन, तो ऐसी डेफिनेशंस बेसिकली आपको शॉर्ट नोट में आ सकती हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से हम इसको पढ़ेंगे कि बिल्कुल आपको जस्ट शॉर्ट में इसको मैं समझा देती हूँ कि एक्चुअल में ये डेफिनेशंस हैं क्या और इनके मीनिंग क्या होते हैं। तो देखो जितने भी यहाँ पे डेफिनेशंस दिए गए हैं सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन करी गई हैं सारी की सारी डेफिनेशंस, और इसमें फर्स्ट डेफिनेशन जो है दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री। तो फैक्ट्री बेसिकली होती क्या है? तो फैक्ट्री हम किसी भी प्रेमिसेस को कह सकते हैं, कोई भी प्रेमिसेस जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं और वहाँ पे अगर पावर का यूज़ हो रहा है, ठीक है? कोई भी ऐसी प्रेमिसेस जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरीके से हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है पावर का इस्तेमाल करते हुए हो रही है, और उस प्रेमिसेस को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, फैक्ट्री कंसीडर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट सिनेरियो। अब बात करते हैं इसके सेकंड सिनेरियो की। सो सेकंड सिनेरियो इसका यहाँ पे है कि अगर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं ऐसे प्रेमिसेस के अंदर जहाँ पर कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिना किसी पावर के यूज़ के हो रही है, यानी कि मैनुअल लेबर कर रहे हैं वो वहाँ पे। जैसे मान लो कोई सुई धागे से काम कर रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं जैसे मान लो, या फिर कोई भी और ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे हाथ से काम हो रहा है, मशीन्स का यूज़ नहीं हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए या पावर का यूज़ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे अगर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं, तो इन दैट केस हम उस फैक्ट्री को क्या कंसीडर कर सकते हैं कि वो क्या है, एक हम उस प्रेमिसेस को बेसिकली क्या कंसीडर कर सकते हैं कि वो एक फैक्ट्री है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करी गई हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल माइन्स हो गई या फिर मोबाइल यूनिट्स बिलॉन्गिंग टू द आर्म्ड फोर्सेस या फिर रेलवे रनिंग शेड्स या होटल्स और रेस्टोरेंट्स एंड ईटिंग प्लेसेस, इन सबको एक्सक्लूड करा गया इस डेफिनेशन से। यहाँ पर भी देखो आप कह सकते हैं कि इधर भी तो मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है,
बट इन सारे प्लेसेस पर भी काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, बट इन प्लेसेस को हम फैक्ट्री कंसिडर नहीं कर सकते। इनको एक्सक्लूड करा गया है, इनको छोड़कर बाकी के जितने भी प्लेसेस, जितने भी प्रेमिसेस जहाँ पर ये फॉलोइंग कंडीशंस, जो ऊपर वाली 2 कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, तो इन दैट केस हम उस प्रेमिसेस को क्या कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक फैक्ट्री है अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। और इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 2 क्लॉज एम के अंदर इसको दिया गया है। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्कर। तो बेसिकली वर्कर क्या होता है? वर्कर जो है दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज टी और आई गेस, आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपने बुक में। सो वर्कर की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? वर्कर का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जिसको एम्प्लॉय करा गया है या तो डायरेक्टली या फिर किसी और एजेंसी के थ्रू। एजेंसी कैसी एजेंसी? कोई कंट्रैक्टर के थ्रू उसको जो है एम्प्लॉय करा गया है, ठीक है? कोई भी ऐसा पर्सन जिसको या तो उसको डायरेक्टली एम्प्लॉय करा गया है या फिर किसी एजेंसी के थ्रू एम्प्लॉय करा गया है, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो है बेसिकली, जिसने जो वहाँ का बेसिकली ऑनर है आप कह सकते हैं, तो अगर उसको नॉलेज है या फिर उसकी नॉलेज के बगैर भी अगर उसको एम्प्लॉय कर लिया गया है, उस पर्सन को डायरेक्टली या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या किसी एजेंसी के थ्रू, वेदर फॉर रेम्यूनरेशन और नॉट, भले ही उसको कोई रेम्यूनरेशन पे करा जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा, इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और क्लीनिंग और एनी वर्क इंसिडेंटल और कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि जहाँ पर कि वो किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, क्लीनिंग में इन्वॉल्व है, या फिर कोई भी और इंसिडेंटल वर्क या कनेक्टेड वर्क जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ रिलेट करता है, उसमें अगर उसको काम मिला हुआ है, तो इन दैट केस हम उस पर्सन को क्या कंसीडर कर सकते हैं? वर्कर कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा देखो, अ वर्कर मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी with or without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not, in any manufacturing process, cleaning or any work incidental or connected with the manufacturing प्रोसेस। अब यहाँ पर सारे के सारे मैनुअल लेबर्स और क्लरिकल वर्कर्स जो हैं या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो हैं, ये सब इसमें इंक्लूड होंगे, इन सबको वर्कर ही कंसिडर करा जाएगा। लेकिन इसमें जो मेंबर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के या फिर पीपल डूइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल या सुपरविजन का काम कर रहे हैं, तो उनको वर्कर कंसिडर नहीं करा जाएगा। बाकी के जितने भी मैनुअल वर्क कर रहे हैं, क्लरिकल वर्क कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, सभी को वर्कर्स कंसिडर करा जाएगा। लेकिन आर्म्ड फोर्स के मेंबर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल और सुपरवाइजरी वर्क करने वाले जो लोग हैं, उनको वर्कर कंसिडर नहीं करा जाएगा। दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस डेफिनेशन। अब यही डेफिनेशन आप यहाँ पे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि यही सेम डेफिनेशन जो है आपके ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर भी आप पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आप सेम ही डेफिनेशन है ऑलमोस्ट, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड डेफिनेशन, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, दैट इज सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन करा गया है इसको। देखो, ये डेफिनेशन देख के ना डर सा लगता है, आप देखेंगे ना कभी इस डेफिनेशन को अपनी बुक के अंदर, तो ऐसा लगता है भाई क्या भयंकर सा है, क्या दे दिया इस डेफिनेशन के अंदर। बट ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी है और मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से इसको समझाती हूँ। देखो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स एनी प्रोसेस, कोई भी ऐसी प्रोसेस जहाँ पर कि कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी ऑल्टर कर रहे हैं, कुछ रिपेयर कर रहे हैं, ऑर्नामेंट कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, या फिर डेमोलिश कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं या फिर अडाप्ट कर रहे हैं। ओके, पहले यहाँ तक समझो कि मतलब कोई भी ऐसी चीज़, देखो मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेटेड आप थोड़ा-सा दिमाग लगा के सोचोगे, तो या तो हम बनाएँगे किसी चीज़ को, या फिर ऑल्टर करेंगे या रिपेयर करेंगे, या फिर उसको ऑर्नामेंट्स के साथ सजा देंगे। सजाएँगे तो सजाएँगे किस तरीके से? उसको फिनिशिंग करेंगे पहले, है ना? फिर पैकेजिंग भी करेंगे, फिर ऑर्नामेंट्स करेंगे उसको, ठीक है? उसके रिलेटेड हो गया, या फिर उसको ऑयलिंग कर रहे हैं या फिर पूरा डिमोलिश ही कर रहे हैं उसको। तो ऐसी सारी प्रोसेसेज़ क्या हैं? ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेज़ होती हैं। और adapting any article or substance with the view of its use, sale, transport, delivery और disposal, कि यानी कि हम ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग वगैरह, किसी भी आर्टिकल की भी कर सकते हैं और किसी सब्सटेंस की भी कर सकते हैं, ठीक है? इन विद द व्यू, किस व्यू के साथ? इस व्यू के साथ कि हम इस सब्सटेंस को या फिर हम इस आर्टिकल को यूज़ करेंगे या फिर सेल करेंगे इसको, या फिर ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, या डिलीवरी करने वाले हैं, या फिर डिस्पोज ऑफ करने वाले हैं। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स कि मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकेजिंग, ऑयलिंग, डिमोलिशिंग किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी आर्टिकल को विद द व्यू ऑफ इट्स यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी और डिस्पोजल। सेकेंडली, या तो किसी चीज़ को हम पंप कर रहे हैं, किस चीज़ को पंप करेंगे? कोई लिक्विड चीज़ को ही पंप करेंगे, राइट? तो पंपिंग कर रहे हैं, ये आप कीवर्ड यहाँ पे याद रख सकते हैं, पंपिंग।
कर रहे हैं किसी ऑयल को या वाटर को या फिर सीवेज को और कोई भी और सब्सटेंस को जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग पावर। देखो ये थर्ड थर्ड आपका हो जाएगा पावर के रिलेटेड। सो सेकंड इसमें आता है कि किसी भी किसी भी चीज़ की, जैसे ऑयल हो गया, वाटर या सीवेज या कोई भी और सब्सटेंस की अगर हम पंपिंग कर रहे हैं तो उसको भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंसिडर करा जाएगा। थर्ड इसमें आ जाता है पावर के रिलेटेड, कोई भी पावर को हम जनरेट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या फिर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसको भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंसिडर करेंगे। फोर्थ इसमें आता है कंपोजिंग, प्रिंटिंग, बाइंडिंग, लिथोग्राफी और सिमिलर वर्क, कि ऐसे-ऐसे काम हो गए जहाँ प्रिंटिंग कर रहे हैं, लिथोग्राफी कर रहे हैं, कोई चीज़ कंपोज़ कर रहे हैं या बुक बाइंडिंग कर रहे हैं या फिर ऐसे सिमिलर वर्क्स जो हैं उनको भी हम मैन्युफैक्चरिंग में कंसिडर कर सकते हैं। फिफ्थ इसमें आता है कंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, ब्रेकिंग ऑफ द शिप और वेसल्स। देखो यहाँ पे फिफ्थ आप कीवर्ड जो याद रखेंगे दैट इज़ द शिप्स और वेसल्स। तो शिप्स और वेसल्स को या तो आप बना रहे हो या फिर अगर खराब हो गए तो उसको रिपेयर कर रहे हो, और अगर ठीक ही नहीं हो रही भाई उसको तोड़ ही दो, फिर ब्रेक कर रहे हो, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें भी कहाँ पे कंसिडर करी जाती हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। सिक्स्थ इसमें आता है कोल्ड स्टोरेज के रिलेटेड। तो कोल्ड स्टोरेज, प्रिजर्विंग और स्टोरिंग द आर्टिकल्स इन द कोल्ड स्टोरेज, कोई भी आर्टिकल्स को आप प्रिजर्व कर रहे हो या फिर स्टोर करके रख रहे हो कोल्ड स्टोरेज में, तो उसको भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही कंसिडर करा जाता है। तो ये 6 की वर्ड्स आप यहाँ पे याद रख लेंगे ना तो आपको ये डेफिनेशन पूरा ईज़िली याद हो जाएगा। तो एक बार यहाँ से आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका जो है अपनी नोटबुक में इसको लिख लो, और इसको एक बार रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये लर्न हो जाएगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये जो डेफिनेशन है ये बहुत वाइड डेफिनेशन है। इवन वॉशिंग, क्लीनिंग, पैकेजिंग और पैकेजिंग फॉर डिस्पोजल क्वालिटीज़ विदाउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नो फैक्ट्री। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन जो बहुत ज़्यादा वाइड है, इसमें वॉशिंग, क्लीनिंग, पैकेजिंग या डिस्पोजल कुछ भी तरीके से हम कुछ भी कर रहे हैं अगर किसी भी चीज़ को, सब्सटेंस को या किसी भी आर्टिकल को, तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है तो हम उस फैक्ट्री को, हम उस वहाँ पर उसको, उस प्रेमिसेस को फैक्ट्री कंसिडर नहीं कर सकते। कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ही एक फैक्ट्री बनती है, बट एक फैक्ट्री जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बिना कुछ भी नहीं है। अगर किसी फैक्ट्री के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है कोई चीज़ तो उसको हम फैक्ट्री ही कंसिडर नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ फैक्ट्री। फिर इसके बाद चलते हैं हमारी फोर्थ डेफिनेशन के ऊपर। सो दैट इज़ ऑक्यूपायर। तो ये जो है डेफिनेशन थोड़ी-सी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2(n) के अंदर इसको डिफाइन करा गया है। सो ऑक्यूपायर बेसिकली कौन होता है? ऑक्यूपायर वो पर्सन होता है जिसका कि अल्टीमेट कंट्रोल होता है ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। तो जितने भी फैक्ट्री के अंदर जो कुछ भी काम चल रहा है उसके ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल किसका रहेगा? ऑक्यूपायर का रहेगा। और एक इसमें बेसिकली स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए। जैसे कंपनी है तो कंपनी के केस में जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उनको ऑक्यूपायर डीम करा जा सकता है। फर्म के केस में पार्टनर्स को ऑक्यूपायर कंसिडर करा जा सकता है। और अगर कोई फैक्ट्री है दैट इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट या फिर कोई लोकल अथॉरिटी की है तो वहाँ पे जो भी पर्सन्स उसके अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं वहाँ के, तो उनको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ फैक्ट्री ओनर। फिर इस पर जाती है नेक्स्ट डेफिनेशन। सो दैट इज़ एडल्ट। सो सेक्शन 2(a) के अंदर डिफाइन करा गया कि एडल्ट क्या है? एडल्ट वो पर्सन है जो कि 18 ईयर्स जिसने अपने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि वो 18 ईयर्स या 18 से प्लस का है, तो इन दैट केस हम उसको कंसिडर कर सकते हैं एज एन एडल्ट। देयर इसमें आता है एडोलेसेंस। सो सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर डिफाइन करा गया है एडोलेसेंट वो पर्सन होता है जिसने अपने 15 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन 18 ईयर्स अभी तक कंप्लीट नहीं करे, यानी कि 15 से लेकर 18 की एज के बीच वाला जो पर्सन है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे कि वो एडोलेसेंट है। और अगर उसको फैक्ट्री में काम करना है तो इन दैट केस उसके पास में सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होना चाहिए, दैट इज अंडर सेक्शन 69, जिसको हम आगे डिटेल में नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है चाइल्ड की डेफिनेशन। सो चाइल्ड कोई भी पर्सन हो सकता है जिसने अपने 15 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं करी है, तो उसको हम चाइल्ड कंसिडर कर सकते हैं। फिर आता है यंग पर्सन। तो यंग पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है, या तो वो चिल्ड्रन भी हो सकता है या फिर कोई एडोलसेंट भी हो सकता है। तो कोई भी बच्चा बेसिकली जिसने कि अभी तक 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं करे तो उसको हम यंग पर्सन कह सकते हैं। फिर आते हैं लास्ट डेफिनेशन। सो दैट इज हजार्डियस प्रोसेस। सो दैट इज अंडर सेक्शन 2(b). सो हजार्डियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? देखो आप थोड़ा सा दिमाग से सोचो, हजार्डियस का मतलब होता है खतरनाक, कोई डेंजरस प्रोसेस। तो कोई भी ऐसी प्रोसेस या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि इंडस्ट्री के रिलेशन में जो भी पर्सन उस एक्टिविटी के साथ या जो भी पर्सन उस मटेरियल से या सब्सटेंस के साथ एक्सपोज हो रहा है, यानी कि उसको बेसिकली यूज़ कर रहा है, उसके लिए वो जो प्रोसेस है हार्मफुल हो सकता है, या तो फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली, इन तीनों में से कुछ भी अगर वो हार्म कर रहा है उस पर्सन को और उसकी हेल्थ को एक डेंजर पहुंच रहा है, उसकी हेल्थ को कुछ खतरा है, तो इन दैट केस हम उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक हजारियस प्रोसेस है, एक डेंजरस प्रोसेस है। डेंजरस और हजारियस में थोड़ा फ़र्क होता है। हजारियस थोड़ा ज़्यादा
आप एक्सट्रीम लेवल में कह सकते हैं, ठीक है। सो हज़ारियस का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे कोई भी प्रोसेस या फैक्ट्री, कोई भी प्रोसेस या फिर एक्टिविटी जो है वो फिज़िकली, केमिकली या बायोलॉजिकली हार्म कर रही है किसी भी पर्सन को, जो भी उसके साथ एक्सपोज़ हो रहा है उसके मटेरियल्स के साथ या उसके सब्सटेंसेस के साथ, और उसकी हेल्थ के लिए एक डेंजर क्रिएट कर रहा है, एंड likely to cause material impairment to the health of the persons engaged in it और in the nearby areas, कि या तो वो वहाँ के पर्सन्स जो उस एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं उनकी हेल्थ को हार्म कर रहे हैं, या फिर उसके साथ आसपास वाले जो एरियाज़ हैं उनकी अगर अफेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक हज़ारियस प्रोसेस है। बेसिकली जो हज़ारियस प्रोसेस का डेफिनेशन है उसमें नियर बाय एरियाज़ को भी इंक्लूड करा गया है। तो ये आपने जो बेसिकली केस पढ़ा होगा इसमें ओलियम गैस लीक वाला केस, तो उसके अंदर भी हम इसको समझते हैं कि हज़ारियस प्रोसेस वहाँ पर भी डिफाइन करा गया था एक बार, कि हज़ारियस प्रोसेस एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। एंड इट मे ऑल्सो कॉज़ पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट, और उसके साथ-साथ ये हज़ारियस प्रोसेसेस जो है पॉल्यूशन भी कॉज़ करती है एनवायरनमेंट के अंदर। सो विद दिस हमारा जो डेफिनेशंस वाला पार्ट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं इसका टेलीग्राम का लिंक, और वहाँ पे आप जस्ट सर्च करिएगा एसएस नोट्स और आपको वहाँ पे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, जो भी मैंने फाइनल बेसिकली पढ़े थे अपने एग्ज़ाम टाइम में, तो वो नोट्स मिल जाएँगे। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारे नोट्स मिल जाएँगे, जैसे आप कोई अगर जूनियर्स हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के हैं, तो आप उनको भी वो शेयर कर सकते हैं लिंक, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के नोट्स भी वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।